मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपने सामने पोस्टर पर लगा हुआ देखा है कि इसमें आप लोगों को मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वनों के ह्रास के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, 13, 14, 15, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रखे हैं, मैंने ये कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हों और आने के लिए इम्पोर्टेंट भी हों। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है पहला कि भारत में वनों के ह्रास के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है आवासीय एवं कृषि कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा कारण है वनों में आग लग जाना। फिर है झूमिंग कृषि, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मतलब ये कारण है ह्रास के, मतलब वन कैसे खत्म हुए इनके ये कारण है। तो पहले पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग कि आवासीय एवं कृषि कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करना। मतलब भारत में जनसंख्या का विस्फोट होने से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ गई है। सही बात है। अतः बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए, आवास बनाने तथा उसका पोषण करने के लिए, कृषि भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए वनों की बड़ी निर्दयतापूर्वक विनाश कर दिया गया है, जिससे भारत में वनों के ह्रास की दुखद समस्या उत्पन्न हो गई है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि होने से लोगों को बसाने के लिए कहाँ पे बसाया जाएगा। आपने देखा होगा कि लोग खेतों में अपना घर बनाते हैं जाके, हैं दूर दूर जाकर। ठीक है, खेत बड़ा मतलब खेतों में घर बनाएंगे जाके, वहाँ पे रहेंगे जाके, खेती और आगे को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जितने पेड़ होंगे वो काट देंगे वो, तो इस प्रकार से वनों का ह्रास हो रहा है। पहला पॉइंट तो समझे होंगे। दूसरा भाग है कि वनों में आग लग जाना। प्रत्येक प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से भारतीय वनों में प्रतिवर्ष भयंकर आग लग जाती है, जिससे हजारों हेक्टेयर का वन क्षेत्र आग की लपटों की भेंट चढ़कर वन ह्रास का कारण बन जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा हुआ है झूमिंग कृषि। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर राज्य में आदिवासी जनजातियां झूमिंग कृषि करने के लिए के चक्कर में हजारों हेक्टेयर वनों का विनाश कर डालते हैं, जिससे भारत में वन विनाश की समस्या विकट रूप से धारण कर रही है। सही है। अगला है अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति। ईंधन, फर्नीचर, कागज निर्माण, अन्य उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराने के लिए भी वनों को काट दिया जाता है, जिससे वन ह्रास की समस्या उत्पन्न हो गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण करने के लिए विशाल वन क्षेत्रों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे भारत में वन ह्रास की समस्या पनप गई है या समस्या उत्पन्न हो गई है। आप लोगों ने इस पॉइंट को सही से समझ लिया होगा कि वनों के ह्रास के क्या कारण हैं। इसको आप लोग स्वतः अपने आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। आप इसको अपनी भाषा में जितनी बेहतरीन तरीके से लिखेंगे आपको उतने सुटेबल नंबर भी दिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आ चुका है। इसको देखिएगा, लिखा हुआ है कि बाजार में शोषण से बचने के लिए उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। लिखा हुआ है कि उपभोक्ता दलों द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि उपभोक्ता दलों का गठन स्थानीय स्तर पर भी किया जाए। पदाधिकारियों का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हो, अतः मासिक रूप से उनकी सभा का आयोजन हो। ठीक है, अगला लिखा उपभोक्ता वकालत दल बनाए जाएं जो उपभोक्ताओं को समय समय पर सूचित करें। उपभोक्ता दल छोटी छोटी समितियां बनाए जिनके सदस्य बाजारों का निरीक्षण करते रहें और कमियां पाए जाने पर शिकायत करें। वे सूचना के अधिकार का प्रयोग करें और समय समय पर उत्पादों की गुणवत्ता की जानकारी लेते रहें। अचानक निरीक्षण द्वारा अनुचित व्यवसायिक गतिविधियों को रोकें। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा था कि बाजार में शोषण से बचने के उपभोक्ता जागरूक किया, मतलब उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक किया जाए उसके लिए आवश्यक उपाय बताए। देखिएगा तो उपभोक्ताओं को हम इस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात को यहाँ पर ये समझना है, इसको अगले से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों को केवल विशिष्ट क्षेत्र में ही स्थापित करती हैं। उत्पादन लागत को कम करने तथा अधिक लाभ अर्जित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा इसको लिखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने
उन क्षेत्रों में स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन सरलता से उपलब्ध हो सके। ऐसा करने का उनका उद्देश्य होता है उत्पादन लागत में कमी करना तथा अधिकाधिक लाभ कमाना। ये चीज़ सही है। ठीक है, आपसे पूछा गया था यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों को केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों स्थापित करती हैं। उत्पादन लागत को कम करने तथा लागत अधिक लाभ अर्जित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं। तो बस वही काम हो गया यहाँ पर कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखानों को उन क्षेत्रों में स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम मतलब मजदूरी सस्ती हो और संसाधन जैसे भी पानी यानी व्यवस्था जो भी है वो सस्ते में मिले, बिजली की व्यवस्था सस्ते में उपलब्ध हो सके। ऐसा करने का उनका उद्देश्य होता है कि उत्पादन लागत में कमी करना, कि जो भी चीज़ वो पैदा करते हैं जिससे कि पैदावार करते हैं उसमें उत्पादन लागत जो भी लगती है उसमें कमी आ जाए और अधिकाधिक लाभ कमाना, मतलब और फायदा अधिक होगा उनका, मतलब चीज़ को जब महंगाई में बेचेंगे तो उन्हें फायदा अधिक होगा। तो उसका उद्देश्य ये होता है। अपनी उत्पादन इकाइयों की स्थापना करते समय इन बातों का ध्यान रखती है कि बाजार नज़दीक हो, सही बात है, कम लागत पर पर्याप्त कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध हो, विभिन्न स्थानों से उनका सीधा संपर्क हो। ये बात समझ में आई। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बाजार नज़दीक हो। जब बाजार नज़दीक होगी तो परिवहन में कम खर्चा आएगा और जो भी चीज़ हम तैयार करेंगे वो अधिक सप्लाई हो जाएगी। ये बात तो क्लियर हुई। इन्होंने यहाँ पे एक बात और कही है कि परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध हों तब विभिन्न स्थानों का सीधा संपर्क हो। मतलब क्या है कि जो भी रास्ते बने हुए हैं कंपनी से जहाँ पे स्थापित करें कंपनी, तो वहाँ से रास्ते जो भी बने हुए हैं कंपनी मार्केट के वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बने हुए होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे है। उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ठीक है, ये बात समझ रहे होंगे आप लोग यहाँ पर। तो ये बात तो रही। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2019-20 का, कि उदारीकरण से क्या समझते हैं आप। तो सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की क्रिया उदारीकरण कहलाती है। मतलब सरकार ने जितने व्यापार के अवरोधक थे प्रतिबंध थे वो हटा दिए, इसी प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। हटाइएगा, सही है। अगला है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1991 में लागू की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके कोई लाभ बताइए। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब ना कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध है और तीव्र एकीकरण मतलब जल्दी से जल्दी से एकीकरण होना, इकट्ठा होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं की अच्छी किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी हैं वैश्वीकरण के कारण। सही है यहाँ पर। मतलब क्या है कि अच्छी किस्म की कीमत है वो कम कीमत पर कैसे मिलने लगी। उसका रीज़न ये है कि मान लें कहीं पर किसी भी देश में अच्छी चीज़ ज़्यादा, कोई भी चीज़ की ज़्यादा पैदावार होती है तो अपने देश में निर्यात कर भेज देता, आयात कर देता, मंगा लेते हैं वहाँ से। ठीक है, या अपने देश से दूसरे देश भेज देते हैं, तो इससे वहाँ के लोगों को सस्ती पड़ती जाती है। ये कहना का मतलब ये है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ MNCs से क्या से है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वे कंपनियाँ हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती हैं। ठीक है, ये हो गई। किन्हीं दो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो एक टाटा मोटर्स, ठीक है, इन्फोसिस, ये भी हो जाएगी। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। दो लिखा था, दो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम, यहाँ दो राष्ट्रीय। तो ये ग्लेक्सो और जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है। फिर अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में कार्यालय तथा उत्पादन के कारखाने स्थापित क्यों करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और संसाधन मिल सके, ताकि उनकी उत्पादन लागत कम रहे। सही बात। ये तो आप उनको पढ़ने वाली बात ही नहीं है, आप तो सिर्फ समझने वाली बात है। यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में अपने कार्यालय तथा उत्पादन के कारखाने स्थापित क्यों करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिलते हैं। आप हमें एक बात ये बताइएगा, जहाँ पे सस्ता श्रम और संसाधन सस्ते मिलेंगे तो वहाँ पे कोई भी चीज़ उत्पादन करेंगे तो उसमें कम खर्चा आएगा। जब कम खर्चा आएगा तो उत्पाद मतलब बचत ज़्यादा हो जाएगी। बस यही रीजन है हमारा एक। आगे देखिएगा, अगला लिखा हुआ है कि एक विकसित देश की विशेषताएँ क्या होती हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विकसित देश की विशेषताएँ पूछी गई हैं। तो देखिए लिखा हुआ है नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध संदोहन। दूसरा लिखा हुआ है उच्च कोटि का औद्योगिकरण। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कृषि का नियंत्रीकरण। और चौथा पॉइंट है व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास। अब बात समझना, यहाँ पर विकसित देश की विशेषता है, लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध संदोहन। विकसित देशों में विज्ञान और तकनीक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है।
जिससे इन देशों में औद्योगिकरण बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, उद्योग धंधे अधिक गति से बढ़ रहे हैं। सही है। अगला है उच्च कोटि का औद्योगिकरण। विकसित देशों में औद्योगिकरण वृहद स्तर पर होता है, मतलब बड़े बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन देशों में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना हो जाने के कारण विकसित राष्ट्रों में वस्तुओं का उत्पादन विशाल स्तर पर होने से निर्यात के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ये निर्यात द्वारा भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाते हैं। इसलिए उच्च कोटि का औद्योगिकरण भी विशेषता हो जाएगी इनकी एक। फिर आगे कृषि का यंत्रीकरण। विकसित देशों में कृषि का अभिनवीकरण एवं तथा यंत्रीकरण कर लिया गया जाता है। इन देशों में कृषि में खाद्यान्नों के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चे माल भी उगाए जाते हैं। कृषि का यंत्रीकरण हो जाने से इन देशों में कृषि उत्पादन की दर अधिक हो रहती है। सही बात, क्लियर बात है। आगे है व्यापारिक स्तर पर उद्यानों का विकास। विकसित देशों में उद्यानों का विकास व्यापारिक आधार पर किया जाता है। बागों में खाद्यान्नों के साथ साथ सब्जियां भी उगाई जाती हैं। विकसित देशों में ये उद्यान घनी जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों के निकट स्थापित होते हैं, जो नगरों की जनसंख्या को साग, फल, सब्जी और दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। उन उद्योगों में पशुपालन के साथ मुर्गी पालन भी किया जाता है। तो आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा कि विकसित जो देश होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो ये सारी विकसित देश की विशेषता ही नहीं है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। क्या स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, ये देखना है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि वे समूह जो ऋण तथा अनुदान पाने के लिए अपने संगठन का सहयोग स्वयं करते हैं, उन्हें स्वयं सहायता समूह कहते हैं। मतलब वे समूह जो ऋण तथा अनुदान पाने के लिए अपने संगठन का सहयोग करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहायता समूह कहते हैं। अगला है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के उद्देश्य बताइए। तो महिलाओं को सशक्त बनाना, गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच नेतृत्व समान विकसित करना। ठीक है, पॉइंट 2 है, 2020 के क्वेश्चन है अब इसलिए मैंने इनको शामिल कर दिया है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो संविधान के अनुसार विधि का शासन भारतीय लोकतंत्र विशेषता है कि संविधान के अनुसार शासन होता है और जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, जनता ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को विफल बनाने के 2 कारण बताइए, या भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां। तो कौन कौन से कार्य, एक भ्रष्टाचार। ठीक है, विफल कौन कौन से बनाते हैं, भ्रष्टाचार, एक निर्धनता और बेरोजगारी। बस निर्धनता बेरोजगारी आप लोग जानते होंगे, नहीं भ्रष्टाचार भी जानते होंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इसको देखिएगा कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी तालमेल कैसे बैठाया जाता है, ये पूछा गया है। तो लोकतंत्र में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक के बीच दोनों को बराबर अधिकार देकर बातचीत का तालमेल बैठाकर समन्वय किया जाता है। किस प्रकार से कि जो भी आपके बहुसंख्यक लोग होते हैं, बहुसंख्या ज़्यादा होती है, लोग अल्पसंख्यक होते हैं, उनके दोनों के बीच बराबर अधिकार देकर बातचीत का तालमेल बैठाकर समन्वय किया जाता है। आगे है उत्तरदायी शासन की 2 विशेषता लिखिए। उत्तरदायी शासन संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। नंबर 1 बात, उत्तरदायी शासन जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस शासन में कानूनों का निर्माण बहस के मुद्दे से तय होता है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से छांट कर रखे हैं ताकि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद भी कर लें। यहाँ पर है कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब नागरिक हैं, उनकी गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों के कारण नागरिकों की गरिमा को बनाए रखता है। यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार अर्थात एक व्यक्ति एक वोट पर टिका है, जो सभी वर्गों को व्यापक भागीदारी देता है और दुर्बलों और पिछड़ों के हितों की रक्षा के लिए उनकी गरिमा को बढ़ाता है, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखता है। सही है, इस बात को आप लोग 2 बार कम से कम पढ़िएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, आपको याद भी हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, इसको देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है, ये देखिएगा आप लोग। कह रहा है यहाँ पर कि भारत के निर्यात के 4 मद लिखिए। निर्यात की जाने वाले 4 मदों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 है कि भारत के निर्यात के 4 प्रमुख मद निम्नलिखित हैं। क्या है? नंबर 1 चाय, फिर सूती वस्त्र, जूट का तैयार सामान, तंबाकू।
मतलब निर्यात में भेजे जाने की चीज़ है। तो लिखा हुआ है चाय। भारत का जो चाय है, चाय का भारत के निर्यात मदों में प्रथम स्थान है। चाय जो है भारत से पहले स्थान में भेजी जाती है। भारत प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए की चाय का निर्यात ग्रेट ब्रिटेन मतलब लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ईरान, इराक, जर्मनी तथा सूडान आदि देशों को करता है। प्रतिवर्ष कितनी? लगभग 2500 करोड़ रुपए जो चाय से आते हैं प्रतिवर्ष। आगे है सूती वस्त्र। भारत प्रतिवर्ष भारी मात्रा में सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। भारत में प्रतिवर्ष 3600 करोड़ रुपए के सूती वस्त्र निर्यात किए जाते हैं। भारतीय सूती वस्त्रों का निर्यात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सूडान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि देशों के साथ किया जाता है। आगे जूट का तैयार सामान। भारत भारी मात्रा में जूट से बने तैयार माल का निर्यात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्यूबा, रूस, ब्रिटेन, कनाडा तथा अर्जेंटीना आदि देशों को करता है। अगला है तंबाकू। भारत के निर्यात वनों के तंबाकू का विशेष स्थान है। प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए का तंबाकू ब्रिटेन, रूस, जापान, मलेशिया, स्वीडन आदि देशों को निर्यात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर हमारे इस पहले ही पार्ट में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन उठाए थे ताकि आप लोग इन क्वेश्चनों को सही से समझ सकें, सीख सकें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसलों को बढ़ाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।